हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 10th क्लास का सोशल साइंस का जो आपका एनुअल पेपर हुआ है 2025 का। इस वीडियो में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। अगर आपको किसी भी एग्जाम के पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ के लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट है जो आपके क्लास 9th to 12th में आपके पूरे काम आ रही है, और जिनको नहीं पता उनके लिए भी है cclchapter.com। गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड सेक्शन में सारा जो स्टडी मटेरियल है और सारे पेपर्स की PDF वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी। तो विजिट करो और अपने एग्जाम के लिए अपनी तैयारी बेस्ट कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे आपका जो सोशल साइंस का पेपर था वो किस तरीके से हुआ, कैसे क्वेश्चन थे। पहले हम इसमें सॉल्यूशन कराएंगे, उसके बाद में पेड PDF से मैच भी कराऊंगा भाई पेड PDF में से पेपर कितने नंबर का आया हुआ था। तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले सोशल साइंस 80 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का टाइम था। मैप भी साथ में दिया हुआ था। मैप तो भाई बहुत आसान आए हुए थे अबकी बार। वैसे तो ओवरऑल पेपर भी बढ़िया था। आपका कितना स्कोर रहा है कमेंट में जरूर से बता सकते हो। अब शुरू में हमें मिलता है सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर पहला जो क्वेश्चन है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो कहाँ पर की गई है? पंचायती राज में की गई है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि पर खेती होती है, तो कितने प्रतिशत है? 80% भूमि पर खेती होती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड इन पंजाब एंड हरियाणा? 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की खदानें देश का कितना प्रतिशत तांबा उत्पन्न करती हैं, तो कितना प्रतिशत है वो? यह 31%। व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्री कॉपर इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइंस ऑफ मध्य प्रदेश, तो वह 31%। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ये वाला जो क्वेश्चन था अब की बार आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है। आप में से बहुतों को तो पता नहीं होगा, बुक में जाके देख लेना। इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है परसेंटेज के मामले में, ठीक है। कॉपर माइनिंग के रिगार्डिंग है, लेकिन यहाँ पे ये डिट्टो जो 31% वाली बात है ये यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है। बुक के अंदर ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन उठा रखा है। हाँ, लॉजिक था, टॉपिक था, लेकिन भाई ये एक्सप्लेनेशन बुक के अंदर नहीं थी इस क्वेश्चन की। ये आउट ऑफ सिलेबस है। अगला क्वेश्चन है जो किताब से बाहर आया हुआ है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित होते हैं, तो किस पर होते हैं? उद्यमों के स्वामित्व पर। ऑन व्हाट बेसिस इज द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिवाइडेड? ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज। अगला क्वेश्चन है विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? किसको कहते हैं? मुद्रा को। व्हाट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज? एक्सचेंज के लिए मीडियम कौन सा? करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक उधारदाता में कौन आता है? साहूकार, व्यापारी, दोस्त, उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। हु इज एन इनफॉर्मल लेंडर? इनफॉर्मल लेंडर कौन है? ऑल द अबव, यानी मनी लेंडर भी, बिजनेसमैन एंड फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस वेद का मंत्र है, तो कौन से वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र इज द मंत्र ऑफ विच वेदा, तो कौन से का? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। हु फाउंडेड द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अभिनव भारत, तो किसने करी है? विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया, तो कब आया था ये? साइमन कमीशन जो है भारत आया था 1928 में। व्हेन डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया? 1928। काल क्रम की दृष्टि से सरस्वती सिंधु सभ्यता को कितने चरणों में विभाजित किया जाता है, तो कितने चरणों में करते हैं इसको विभाजित? 3 चरणों में। फ्रॉम द क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी फेजेज? कितने फेजेज है? 3 फेजेज। अगला क्वेश्चन है 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितने प्रतिशत थी, तो कितने प्रतिशत थी? 14.36%। What was the percentage of women MPs in Lok Sabha in 2019? 14.36%। बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं, तो कितने प्रतिशत है वो? है 59%, 59%। What percentage of people speak Dutch language in Belgium? 59%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें एक वाक्य में उत्तर देना था, आंसर इन 1 सेंटेंस। श्रीलंका में किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाया गया है? विच रिलीजन हैज़ बीन एडोप्टेड एज द स्टेट रिलीजन इन श्रीलंका, तो वो है बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म। भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो कितने? 6 लिख सकते हो। इन हाउ मैनी कैटेगरी आर द रोड्स क्लासिफाइड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, तो 6 टाइप ऑफ रोड्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की कितनी विधियां प्रचलित थी? कितनी थी? 3 विधियां थी। हाउ मैनी मेथड ऑफ फ्यूनरल राइट्स वर प्रीवेलेंट इन सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन? 3।
उसके बाद में आपके आते हैं रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक। खालिस्तान पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है, वो है जाति पर आधारित, जाति पर। डिवीजन बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक इज सीन ओनली इन इंडियन सोसाइटी, किस पर है, कास्ट पर, कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का खालिस्तान कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। यहाँ पे भी आएगा जीडीपी। द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 सेक्टर इज कॉल्ड, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर का जो कलेक्शन है, टोटल प्रोडक्शन है, उसको हम जीडीपी कहते हैं कंट्री की, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म खालिस्तान ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध वाज बोर्न इन फिल इन द ब्लैंक बीसी, कितने बीसी में, 563 बीसी। ईसा पूर्व यहाँ पे लिखा होता, आपको सिर्फ 563 भरना था, तो वो 563 बीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको अभिकथन और कारण वाले मिलते हैं क्वेश्चन। अभिकथन दिया हुआ था 19वें क्वेश्चन में, 1992 में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। बिल्कुल सही बात है, संविधानिक जो है संशोधन के बाद में इसको इस तरीके से बनाया गया था। अब कारण देखते हैं, कारण क्या दिया हुआ है। कारण दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। कारण है, अब स्थानीय शासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। लेकिन अगर हम रिलेशन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, 1992 में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। हम पूछेंगे कैसे बनाया गया, तो ये कह रहे हैं भाई इस तरीके से बनाया गया कि अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, मजबूरी है, तो इस तरीके से इसको ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। तो इसके लिए जो है आपको लॉजिक देखना था। लॉजिक के लिए क्या था, यहाँ पे कैसे बनाया, इनका लॉजिक ये है भाई कि इस तरीके से, लेकिन क्या हुआ था, संवैधानिक संशोधन हुआ था। अब संवैधानिक संशोधन के अंदर क्या यही बात हुई थी कि चुनाव नियमित रूप से कराने पड़ेंगे तभी ये चीज़ हो पाएगी, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से जो हमें देखने को मिलता है, यानी कि संविधान में संशोधन हुआ जिसमें कंपलसरी कर दिया कि भाई इलेक्शन होंगे, सारा कुछ होगा। इसी तरीके से तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया ताकि एक इफेक्टिव तरीके से, सही तरीके से उस पर काम कर सके, ठीक है। तो इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। मैं डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि काफ़ी बच्चों के डाउट रहते हैं भाई ऐसे वैसे ये हो सकता था, वो हो सकता था, तो इसमें जो आंसर ए ही आएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में 1992 द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस वाज मेड मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू कंडक्ट रेगुलर इलेक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और इसका कोरिलेशन भी बनता है, ऑप्शन ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अभिकथन दिया हुआ है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट, सही बात है। कारण दिया है, तृतीयक क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन करने की गतिविधियां होती है। ये जो कार्य होता है द्वितीयक क्षेत्र में होता है, तृतीयक में नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत है हमारी, ऑप्शन सी आएगा। अभिकथन ये सत्य है, लेकिन आ रहा है सत्य है। टर्सरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर, ट्रू है। द टर्सरी सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस गुड्स, ये सेकेंडरी सेक्टर का काम होता है, ये फॉल्स है हमारा, तो इसलिए जो हमारा आंसर सी आएगा, यानी कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिलते हैं, जिसके अंदर जो है वन और वन्य जीव पर संरक्षण क्यों जरूरी है, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान आए हुए थे। मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने और कौन से वर्ग में बटा था, चर्च क्या था, इसका ईसाई मत का मुख्य क्या प्रमुख क्या कहलाता है, बहुमत के शासक का क्या अर्थ है, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, हरियाणा के 2 क्षेत्रीय दलों के नाम आपको बताने थे। उसके बाद आता है केस स्टडी पर आधारित आपके क्वेश्चन थे। इसमें पहला वाला जो पोर्शन था, इसमें थे लोहे अयस्क के बारे में, अलग अलग नस्ल बताई हुई थी, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रखी थी। अब क्वेश्चन देखो इसके केस स्टडी के, किस लोह अयस्क में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। यहाँ पे चुंबकीय देखो, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है, इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। तो आपको बस ये लिखना था मैग्नेटाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान में लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। तो ये दिख रहा है हमें साफ साफ लिखा हुआ, इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। किस में पाया जाता है, वापिस आते हैं यहाँ पे पीछे पढ़ते पढ़ते, तो आप पाओगे हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% पाया जाता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं हेमेटाइट की, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हेमेटाइट। कौन सा खनिज औद्योगिक विकास की रीढ़ है, तो कौन सा खनिज है यहाँ पे, लौह अयस्क औद्योगिक विकास की रीढ़ माना जाता है। ये लिखा भी हुआ औद्योगिक विकास की रीढ़ है, तो लौह अयस्क हमारा इसका आंसर होगा। काफ़ी आसान था ये वाला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन।
इंग्लिश में भी देख लो, इंग्लिश में भी सेम ही रहेगा आपका। विच आयरन और हैज़ द बेस्ट मैग्नेटिक क्वालिटी, तो वो था मैग्नेटाइट। सेकंड का था हैज़ 50 to 60% आयरन कंटेंट, तो वो था हमारा यहाँ पे हेमेटाइट। नेक्स्ट था विच मिनरल, तो यहाँ पे था आयरन और जो मिनरल था हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे विश्व बैंक के बारे में बात हो रखी थी कि इतने डॉलर से इतने में गरीब है, इतने में अमीर है, समृद्ध देश है, गरीब देश है, वो चीज़ के रिगार्डिंग ये पहरा हमें देखने को मिलता है। इसमें देखो क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण किस मापदंड के आधार पर किया गया, तो किसके आधार पर किया गया, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया गया। लिखा हुआ है ना प्रति व्यक्ति आय के मापदंड का प्रयोग, तो प्रति व्यक्ति आय आपको आंसर में भरना था। 2017 के अनुसार किस देश को निम्न आय वाला देश कहा गया है, उस देश को जिसकी प्रति वर्ष आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है, उसको जो है निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत किस आय वर्ग में आता है, भारत जो है मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, ठीक है। ये इसके आंसर थे, काफ़ी आसान थे। इंग्लिश में भी देख लो, विच क्राइटेरियन इज यूज टू इन द क्लासीफाइंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो कौन सा है, वो है पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया, ठीक है। इतना आंसर लिखना था। विच कंट्री आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री अकॉर्डिंग टू 2017, तो कौन सी थी वो, जो है दोज कंट्रीज हुज पर कैपिटा इनकम ऑफ $995 पर एनम और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। विच का इनकम ग्रुप डज इंडिया कम इन, तो इंडिया कम इन द कैटेगरी ऑफ मिडल इनकम कंट्रीज। इतना ही आंसर आपको लिखना था। अगला जो क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे भारत पाकिस्तान युद्ध की बात हो रखी थी। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था भारत पाकिस्तान संबंध स्पर्धा, तनाव, संघर्ष और युद्ध के दायरे से बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, यहाँ पे गिन लो ना, 1, 2, 3 और 4 बार आक्रमण किया। पंजाब और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कौन सा देश प्रोत्साहित कर रहा है, तो यहाँ पे देखो हताश पाकिस्तान द्वारा भारत के पंजाब में आतंकवाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो आंसर लिखना सिर्फ आपको पाकिस्तान, ठीक है। कौन सा देश प्रोत्साहित कर रहा है, पाकिस्तान, ठीक है, ये आपका आंसर था। इंग्लिश में भी देख लो, तो यहाँ पे है हाउ आर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, तो यहाँ पे आपको बताना है इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन, हाँ यू टुडे हैव नॉट बीन एबल टू कम, हाँ यहाँ पे आएगा रियलिज्म ऑफ कंपटीशन, टेंशन, कन्फ्लिक्ट एंड वार, तो ये जो है सिचुएशंस है, रिलेशंस है हमारे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बना के लिखना पड़ता है इंग्लिश में, हिंदी में बल्कि सीधा लिखा हुआ था। हाउ मैनी टाइम्स डिड पाकिस्तान अटैक ऑन इंडिया, 4 times। विच कंट्री इज एनकरेजिंग टेररिज्म इन पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता का बंटवारा, ये लोकतांत्रिक के बारे में था, बंटवारा वगैरह के बारे में। इसमें आंसर देखो, इसको पढ़ सकते हो आप आराम से। लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा गया है, तो लोकतंत्र की आत्मा किसको कहा गया, सत्ता के बंटवारे को कहा गया है। वैध सरकार का क्या तात्पर्य है, वैध सरकार का तात्पर्य यानी कि एक मतलब प्रॉपर, यानी कि इसलिए वैध सरकार वही है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते थे वैध सरकार, यहाँ से वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर आपको लिखना था। युक्ति पर तर्क किसके महत्व को बताता है, तो किसके, लोकतंत्र के लाभकर परिणाम जो है उनके महत्व को ये बताता है। युक्ति पर यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, युक्ति पर या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, तो ये जो लाभकर परिणाम है ये आपका हाईलाइटेड आंसर रहता है इसमें। उसके बाद में ऐसे ही आपको इंग्लिश में लिखना था यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन डी आता है आपके पास में। सेक्शन डी में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस थे, जिसमें था विदेशी आक्रमणों से भारत पे 3 तत्कालिक प्रभाव क्या पड़े, संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं, भारत में चाय की कृषि पर संक्षिप्त वर्णन करना था, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के बारे में 3 प्रमुख अधिकार कौन से वो बताने थे। फिर सेक्शन ई आया था ऐसे टाइप क्वेश्चन, राजनीतिक दल क्या थे, राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं, या फिर विश्व की सबसे बेहतर शासन व्यवस्था किसे बताया गया है, इसे अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों बताया गया है, उद्योग किस किस प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, पर्यावरणीय निम्नीकरण के रोकथाम के लिए उद्योगों में क्या क्या किए जा सकते हैं, पाइपलाइन परिवहन की 2 विशेषताएं बताइए, भारत में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन से हैं। उसके बाद में और में यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, कैबिनेट मंत्री बुनियादी ढांचे की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, एक मंत्री यह समझा रहा था कि सड़कें आमतौर पर रेलवे लाइनों की तुलना में अधिक लाभप्रद क्यों हैं, उनके संभावित तर्कों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको जो है ना, देखो वैसे तो लग रहा होगा भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उठपटांग सा, लेकिन नहीं, उठपटांग नहीं है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को।
यहाँ पे एक मंत्री समझा रहा है कि सड़कें आमतौर पर रेलवे लाइनों की तुलना में ज्यादा फायदेमंद है, यानी कि आपसे पूछा गया था सड़क के फायदे, ठीक है, घुमाया हुआ क्वेश्चन को, तभी तो लॉजिक लगाओगे। सड़क के फायदे बताने थे आपको, ठीक है, 5 नंबर में 5 फायदे बताने थे सड़कों के दूसरे परिवहन की अपेक्षा, ठीक है, वो चीज बतानी थी। रेलवे की अपेक्षा जो है, रेलवे लाइनों की अपेक्षा सड़क परिवहन के फायदे बताने थे, जैसे ये घर तक डिलीवरी देता है, वो ऐसी चीजें, तो ये चीज आपको बतानी थी, ठीक है। मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालना था, या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक जीवन का वर्णन करना था। उसके बाद आता मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य काफ़ी आसान थे, आपको जो है पहले तो विश्व के मानचित्र पर एशिया के इंग्लैंड के कोई 2 उपनिवेश दर्शाने थे। म्यांमार भी था, भारत भी था, इंग्लैंड का उपनिवेश, श्रीलंका भी था। तो आप बता सकते थे, जोन से 2 याद आ गए होंगे आपको, है ना, अगर पढ़ा था तो आ गए होंगे। उसके बाद भाई तीनों क्वेश्चन बांध से थे। पहला टॉपिक हमने जो पीडीएफ में दिया था वो बांध वाला था, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड टिहरी, तीनों बांध जो है पीडीएफ में थे, और लिमिटेड बांध ही बोले थे आपको, सारे नहीं बोले थे, लिमिटेड बांध ही बता रखे थे। तो भाई इतना आसान पेपर था, मजा आ गया। उसके बाद था आपका जो है ब्लाइंड के लिए, जो ब्लाइंड विद्यार्थी है उनके लिए भी इसी टाइप के क्वेश्चन थे। यहाँ पे आंसर लिखने थे बस, उनको जो क्वेश्चन मैप के थे उनके आंसर लिखने थे। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। अभी दिखाते हैं कि भाई पेड पीडीएफ में जिनको वीडियो देखनी थी, भाई कंप्लीट पेपर हो चुका है। अगर किसी को डाउट है भाई पेड पीडीएफ में से कितना आता है कितना नहीं आता है, तो इस वीडियो में मैं मैच करा रहा हूँ अभी कि भाई कितना आया था पीडीएफ के अंदर से, कितना नहीं आया था। एग्जैक्ट मैच कराऊंगा, जो मतलब इधर उधर की बातें नहीं करेंगे फालतू की। तो वो देखते हैं अभी कौन कौन सा जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिले हुए थे पीडीएफ के अंदर से। देखो भाई पीडीएफ को हाई क्वालिटी लेवल पे बनाने के लिए मेहनत होती है उस चीज़ की। तो यहाँ पे देखते हैं अभी क्वेश्चंस आपका, मैंने साइड बाय साइड पीडीएफ खोल ली है और एक साइड में जो है पेपर खोल लिया अपना, ठीक है। चलो अब देखते हैं मैचिंग करते। देखो एमसीक्यू अब की बार जो है थोड़े से कॉम्प्लेक्स करे हुए थे। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं था डिफिकल्ट थे, यहाँ पे थोड़ा सा इनको घुमाया हुआ था। कुछ एमसीक्यू भाई रिसर्च करने में हो सकता है उल्टे सीधे भी रिसर्च करे गए हो, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ी थी वो, क्योंकि अब भाई टाइम तो होता नहीं था ना कि एक एक क्वेश्चन को ढूंढूं मैं बैठ के चैप्टर वाइज आराम से। तो मेन से जो फोकस रहते हैं दिख जाते हैं आराम से, स्पीड में जल्दी से फाइंड हो जाते हैं, वो मार्क लगा लेता हूँ मैं तो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है पीडीएफ में से नहीं था, ठीक है, मैं वो दिखाऊंगा जो एग्जैक्टली मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, बाकी मैंने पढ़ाई है वीडियो में, मेरे को पता है ऐसे टॉपिक मैंने करवाए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नहीं था, दूसरा तो पहली बार ही पूछ रहे हैं हमसे। तीसरा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी आउट हमारी किताब में से नहीं था, पीडीएफ में से नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन जो था हमारा कंडीशन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर डिवाइडेड, तो ये वाला हमारा जो है पीडीएफ में से हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं एक बार, इकोनॉमिक्स का था चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखते हैं, यहाँ पे मैं जो है चैप्टर को सर्च कर रहा हूँ, चैप्टर 2। यहाँ पे थोड़ा सा आई गेस फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत कर रही है, क्योंकि अब देखो पीडीएफ जब है ना बड़ी हो जाती है तो दिक्कत करती है, आंसर सारे वगैरह सब साथ में है ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं राजनीति विज्ञान का आ चुका है चैप्टर 2, अर्थशास्त्र का आ चुका है, लेकिन हमें चाहिए एमसीक्यू अर्थशास्त्र का। ये आ गए थे अर्थशास्त्र के एमसीक्यू। ये देखो यहाँ पे अर्थशास्त्र के एमसीक्यू थे हमारे, चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 था। देखो ये क्वेश्चन देख लो, सार्वजनिक निजी क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किए जाते हैं उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। अगर ऑप्शंस भी देखोगे भाई सेम डिट्टो सेम ऑप्शन है ऑलमोस्ट हमारे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो चेंजमेंट कर देता है बोर्ड ऑप्शन के अंदर, लेकिन क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन, विनिमय का माध्यम किसे कहा गया है। तो ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 21 था हमारा। ये हमारे जो है नॉर्मल जो क्वेश्चन थे ना उनमें से था हमारा चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर 3 पे आते हैं एक बार, चैप्टर 5 है, चैप्टर 4 आता है अभी। उसके बाद में चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 21 ये था। देखो यहाँ पे क्या था, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से पढ़ोगे, मुद्रा को एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का माध्यम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे मुद्रा जो है आंसर आना था आपका, ठीक है। इस तरीके से आंसर था ये। देखो भाई जो बच्चा पढ़ता है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं भाई, ये तो फोकस्ड था, मेरे को ध्यान था कि इस टाइप का आया था, पढ़ाया था मैंने बच्चों को। लेकिन मोस्टली टाइम क्या रहता है कि भाई क्वेश्चन जब आता है उसको घुमा दिया जाता है, बड़े क्वेश्चन में से छोटे। लेकिन हमने जिस हिसाब से पीडीएफ बना रखे उसमें सारी तैयारी करा रखी है भाई, छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन उसमें से मोस्टली आप कवर कर पाओ आराम से, ठीक है। छठा क्वेश्चन जो हमारा अनौपचारिक उधारदाता वाला, ये मुझे पीडीएफ में देखने को नहीं मिला। अगला जो है 7वां क्वेश्चन, ये हिस्ट्री का था हमारा, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 पे आते हैं, यहाँ से चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, देखो गायत्री मंत्र, सिर्फ एक मंत्र के बारे में हाईलाइटेड था। गायत्री मंत्र किस वेद से है, ऋग्वेद से लिया गया। इन्होंने सिंपल इसको बना दिया बस एमसीक्यू टाइप में, बाकी यहाँ से आप आराम से देख सकते थे। अगला क्वेश्चन था 8th क्वेश्चन, अभिनव भारती। इसके बारे में मैंने पढ़ाया था बट मुझे एमसीक्यू फोकस्ड में नहीं मिला, लेकिन मुझे इतना ध्यान था मैंने पढ़ाया था, तो मिला नहीं तो भाई हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन था साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये हिस्ट्री का ही था ये भी हमारा क्वेश्चन। चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 20 था,
चैप्टर 8 पे आते हैं। चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 20 MCQs में ही था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 20। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में, ठीक है, ये आंसर था हमारा। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन जो है PDF से नहीं था, 11वां नहीं था, क्योंकि देखो MCQ मोस्ट ऑफ टाइम बाहर से बन के आते हैं। लगभग जो डिफिकल्ट पेपर रहता है ना, थोड़ा इजी आया डिफिकल्ट, वो MCQ पर निर्भर करता है। लॉन्ग क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं तो उनको हम कवर कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड बना सकता है। MCQ तो भाई कुछ भी उठा के पूछ लो, खुला जो है, मतलब इतनी सारी किताबें हैं तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहाँ। तो अगला जो है 12th क्वेश्चन था, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1 था। चैप्टर 1 यहाँ पे ऐसे ही स्क्रॉल कर लेता हूँ, इससे अच्छा तो मैं चैप्टर 1 ये कौन सा, अच्छा ये बुक वाइज करा हुआ है हमने। यहाँ पे देखते हैं चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है कौन सा चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखो, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं, यही पूछा हुआ ना, कितने प्रतिशत डच भाषा बोलते हैं, तो ये हमारा 59% इसका आंसर था, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन मैंने मैच करा दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे था श्रीलंका में किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाया गया है? तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 का 11th वाला MCQ था। देखते हैं ये क्या लिखा गया यहाँ पे, 11th MCQ देखते हैं इसी चैप्टर का। श्रीलंका की ये रहा, श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा है? तो वो है बौद्ध धर्म। यहाँ पे उल्टा पूछा हुआ था क्वेश्चन को, किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाया गया? तो ये राजकीय धर्म कौन सा है? बुद्ध धर्म। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आंसर बन जाता है, अगर पढ़ने के ऊपर भाई साइंस समझनी होती है, ठीक है। उसके बाद में आगे के जो क्वेश्चंस थे ये बेसिक थे, लेकिन नए टाइप से थोड़े बनाए हुए थे, कुछ लाइनें ऐसे डायरेक्ट पिकअप करी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 18th क्वेश्चन जो था महात्मा बुद्ध वाला, ये तो पूरा डिटेल्ड नोट लिखवाया हुआ था इसका हिस्ट्री में चैप्टर 3 के ऊपर, अगर आप ध्यान से देखते तो हिस्ट्री पे आते हैं। एक बार रुको, मैं यहाँ से डायरेक्ट पहुँचा देता हूँ हिस्ट्री पे, क्योंकि ऐसे ज़्यादा टाइम लगा देता है यार ये सर्च करने का जो है। चैप्टर सरस्वती वाले पे आ गए, चैप्टर 2 आ गया, चैप्टर 3 का हमारा था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर देखो, महात्मा बुद्ध के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। मेरे को हाईएस्ट पॉसिबिलिटी थी कि भाई टिप्पणी आ सकती है, महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा जा सकता है, बट इन्होंने इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछा ना, क्या ही बोलूँ मैं। 563 इसका हिस्सा पूरा आंसर आना था, कि पूरा डिटेल में लिखवाया था। एक्चुअली तो मेरा प्लान था कि बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से ये, लेकिन भाई MCQ ये 1 मार्क्स में पूछ के छुट्टी कर दी इसकी। उसके बाद में अभिकथन कारण वाले थे, इनके तो चांस थे ही नहीं आने के, हमारे बेसिक लॉजिक बेस थे। उसके बाद यहाँ से आते हैं हमारे एक्चुअल क्वेश्चन, जहाँ से जो है स्टार्ट हो रहे हैं हमारे प्रॉपर, जो जिनके आंसर्स हमको लिखने थे। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। यहाँ पे ये जो है, भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये PDF से नहीं था। उसके बाद 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन जो है हमारा चैप्टर 3 का था, जियोग्राफी में था, भूगोल के अंदर प्रश्न नंबर 8 था। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। देखते हैं 8 या 9, हाँ, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, यही है ना। तो ये आपको यहाँ पे लिखना था, ये पॉइंट आपको बताने थे इसमें, ठीक है। आंसर था पूरा डिटेल में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था, विश्व व्यापार संगठन क्या है? 23वां क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन ये इकोनॉमिक्स का था, अर्थशास्त्र है। चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 15। चैप्टर 4 का क्वेश्चन 15 अर्थशास्त्र में आते हैं। चैप्टर कौन सा आ गया? ये हमारा चैप्टर 4 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विश्व व्यापार संगठन क्या है? इन्होंने बस इतना सा पूछा भाई, हमने तो डिटेल में करवा रखा था, अच्छे प्रभाव बुरे प्रभाव सब बता रखे थे, यहाँ पे बस आपको ये आंसर लिखना था, तो यही था इसमें। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? ये चैप्टर 4 का ही था, क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा ये। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, इतने से में से पूछा हुआ था। देखो इस तरीके से पूछते हैं भाई। अब की बार मैंने एक चीज़ नोटिस करी, बोर्ड जो है क्वेश्चन को अलग अलग करके जोड़ के इस तरीके से जो है जुगाड़बाजी करके जो है क्वेश्चंस बना रखे हैं। हाँ, देखने में आसान लगते हैं, और अगर जिसने पढ़े थे क्वेश्चन भाई, उनके लिए आसान थे भी एक्चुअल में। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन देखो, ये हमारा चैप्टर 4 क्वेश्चन 5 है। मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने और कौन से वर्गों में बटा हुआ था? चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 5 हिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। चैप्टर 5 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखो यहाँ पे, मध्यकाल यूरोपीय समाज मुख्य रूप से कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 प्रमुख वर्ग कौन से थे? इस तरीके से भी पूछा जा सकता था। दोनों इंपॉर्टेंट थे मार्क हमारे, और 2023 के एग्जाम में भी पूछा हुआ था यही सेम क्वेश्चन इस तरीके से, और अब की बार भी यहाँ पे हमें देखने को मिला है इस टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये था चर्च क्या होता है? ये तो बेसिक क्वेश्चन था। ईसाई मत का प्रमुख क्या कहलाता है? ये कहीं मतलब पढ़ा रखे हैं टॉपिक, बट वही बात है कि भाई पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो आराम से समझ आ गया होगा, ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। बहुमत के शासन का क्या अर्थ है?
यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी पीडीएफ से नहीं था। उसके बाद था क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, ये हमारे चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस था, क्वेश्चन नंबर 13 और 18 दो क्वेश्चन को मिला के इसको बनाया हुआ था। देखो दो चीज़ें पूछी थी ना, क्षेत्रीय दल और फिर पूछे थे दो क्षेत्रीय दल कौन से है, वो इस तरीके से पूछे हुए थे। तो इनको भाई देखो जिस तरीके से बोर्ड एडजस्ट कर देता, बोर्ड तो अपना उठा के जो भी मन करेगा वो पूछ सकता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे था हमारा चैप्टर 4, ये पता नहीं कौन सा चैप्टर खुला हुआ, हमारा चैप्टर 4 ही था हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 13 और 18 देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, यहाँ पे हरियाणा का प्रांतीय दल कौन सा है, इंडिया इनेलो है जैसे, तो ये आपको प्रांतीय दल बताने थे, कोई भी जो है क्षेत्रीय दल जिनको कहते हैं। उसके बाद में जो है 18वां क्वेश्चन देखो, क्षेत्रीय और इसमें दलों में अंतर बताना था। क्षेत्रीय दल देखो हमने तो दोनों की डेफिनेशन लिख रखी थी, क्षेत्रीय की भी और राष्ट्रीय की। क्षेत्रीय की डेफिनेशन ही आपको यहाँ पे लिखनी थी, ठीक है, इस तरीके से था। और उसके बाद में थे आपके केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी आसान थे काफ़ी ज़्यादा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था भाई रिसर्च। मैं बहुत सारे बच्चे डरे हुए थे, मैंने बोला भी था भाई केस स्टडी बहुत आसान आती है, टेंशन मत लो इनकी। उसके बाद में सेक्शन डी था हमारे पास में। सेक्शन डी में 33वां क्वेश्चन जो था हमारा चैप्टर 6 हिस्ट्री का, क्वेश्चन नंबर 12 था। चैप्टर हिस्ट्री में आ चुके हैं हम, चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ था, विदेशी आक्रमण के भारत पर हुए 3 तत्कालिक प्रभाव। यहाँ पे भारत पर क्या प्रभाव पड़े, यही था आपका आंसर। तत्कालिक प्रभाव आपको देखना था, इनमें सारे जो है 8 पॉइंट बना रखे थे, इनमें 3 आपको बताने जो तत्कालिक थे, उसी टाइम जो देखने को हमें मिले थे। उसके बाद में संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं बतानी थी। ये हमारे चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो यहाँ पे भी आ जाते हैं चैप्टर 2, अब ये पता नहीं कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 3। चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 ही है हमारा क्वेश्चन। इसमें मैंने सारे पीडीएफ के अंदर शॉर्ट लॉन्ग सब क्वेश्चन ऐड कर रखे थे। अब देखो संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा कीजिए। यहाँ पे भी शासन की 3 विशेषताएं बतानी थी, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट बना रखे थे 6 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, बट 3 नंबर का दे दिया, कोई बात नहीं, चलता इतना। तो अगला जो है 35वां क्वेश्चन देखो, ये हमारे चैप्टर 4 का था, ये भूगोल से था। भारत में चाय की कृषि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 25 दो क्वेश्चन को मिला के यहाँ पे बनाया हुआ था इन्होंने। अब वो भाई बोर्ड की मर्जी, कैसे भी पूछे हम उसका तो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या पूछा था, भारत में चाय की कृषि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन था चाय की खेती की भौगोलिक परिस्थितियाँ आप लिख सकते थे, यहाँ पे 3 नंबर में था, ये आपको लिखना था। और साथ में आपको जो है क्वेश्चन नंबर आपका था 25 के अंदर ये आपको जो है यहाँ पे चाय की खेती के वितरण के बारे में, ये दोनों चीज़ें मर्ज करके आपको लिखनी थी। 3 नंबर तभी देते एग्जाम में, दोनों चीज़ें डिटेल में बतानी थी थोड़ी। उसके बाद में जो 36वां क्वेश्चन था हमारा, ये चैप्टर 5 इकोनॉमिक्स का था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आते हैं इस पे भी। चैप्टर 36वां क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन 11, चैप्टर नंबर 5 अच्छा 4 पे पहुंचे अभी तो हम। चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 11 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। ये इसके बारे में बताना 6 अधिकार कौन से। यहाँ पे क्या पूछे थे, 3 अधिकार पूछे हुए थे आपसे, यहाँ पे हमने 6 कवर कर रखे थे, 6 के 6, ठीक है। कोई से 3 जो याद आते हैं आपको वो कर सकते थे। उसके बाद थे आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन जो था हमारा राजनीतिक दल किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन था। और राजनीतिक दल के कार्य क्या है, ये हमारा जो है 37वां क्वेश्चन था चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 4 9 मिला के पॉलिटिकल साइंस का था। पॉलिटिकल साइंस में आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, तो भूगोल में आ गए हम। चैप्टर 4 देखते हैं, ये कौन सा चैप्टर हमारा, चैप्टर 4 ही है। इसमें देखो यहाँ पे जो है दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 को जब मर्ज करते तभी हमारा ये कंप्लीट होता। क्वेश्चन 4 देखो, यहाँ पे क्या था, राजनीतिक दल किसे कहते हैं और उसके कार्य बताते थे। राजनीतिक दल क्या है उसकी डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते थे। उसके बाद उसके कार्य पूछे हुए थे। कार्य के लिए हमें जो है क्वेश्चन 9 पे शिफ्ट होना पड़ेगा। राजनीतिक दल के कार्य, ये ज़्यादातर पूछते थे भाई, ये राजनीतिक दल के कार्य, बट दोनों को मर्ज करके बना रखा, देखो लिखा भी हुआ 1+4, तो इसी तरीके से इन्होंने कर रखा 5 नंबर का जुगाड़, तो हमने पूरा डिटेल में करा रखा था ये चीज़। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा 38वां क्वेश्चन। 38वें क्वेश्चन का हमें उद्योग किस प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, रोकथाम के उपाय आपको बताने थे, या पाइपलाइन की विशेषताएं, 3 जाल कौन से, दोनों बताने थे। अब इसमें जो है हमें चैप्टर 6 भूगोल के थे हमारे, भूगोल पे आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, इस्लाम ये तो दूसरा चैप्टर है। चैप्टर 6 पे देखते हैं, चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 17। ये देखो उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, संक्षिप्त में लिखना है। वही चीज़ यहाँ पे पूछी थी, उद्योग प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं बताना था वो, और कैसे उपाय कर सकते हैं वो आपको एड ऑन कुछ चीज़ें लिखनी थी भाई। क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो चेंजमेंट करते हैं ये चीज़। उसके साथ में ये जो पाइपलाइन वाला क्वेश्चन था, ये हमारा चैप्टर 7 का था, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये पाइपलाइन के लाभ बताने थे आपको। यहाँ पे 2 विशेषताएं बतानी थी, 3 प्रमुख जाल कौन से, ये थोड़ा डिटेल में था, बट ऊपर वाला हमारा पीडीएफ से हमें एग्जैक्टली जो है देखने को मिला है। उसके बाद में जो है नेक्स्ट था हमारा और में, यहाँ पे हमें सड़कों के जो है फायदे बताने थे।
इसमें अगर किसी ने समझा होगा भाई, देखो ये समझने की बात होती है कि समझना किस तरीके से क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो जैसे था ना, रेल परिवहन के गुण, भारतीय रेल की समस्याएं, सड़क के 2 गुण बताओ। तो इस तरीके से आपने पढ़ी थी वो चीज़ें, बस आपको बना के लिखनी थी वो चीज़ कि किस तरीके से उसको जो है अटैम्प्ट किया जाए। और यहाँ पे जो क्वेश्चन था, देखो एक चीज़ ध्यान से समझ लो, अगर तुम्हें नहीं एग्जैक्टली मैच समझ में आ रहा, ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, लिखना है। यही चीज़ डिट्टो, यही चीज़ यहाँ पे पूछी थी, यही पॉइंट आप यहाँ पे बना के लिख सकते थे, ठीक है ना। तो भाई आंसर टॉपिक कवर थे ऑलरेडी, लेकिन वो डिपेंड करता है आपने किस तरीके से पढ़ा, किस तरीके से इसको अटैम्प्ट किया क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखो 39 नंबर का प्रश्न, इसमें जो है आपको जो है मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया, मेरे को भी लग रहा था भाई दोनों आ सकती है, लेकिन भाई क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से मैंने मिस्र वाली हटा दी, क्योंकि भाई दोनों आ गई तो फिर इतना बड़ा पड़ेगा कौन, मेन दिक्कत ये हो जाती है ना। तो यहाँ पे जो है देखो मिस्र की गतिविधियां मैंने पहले ही दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे पूछा था प्रशासनिक व्यवस्था पर, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसके चांस ये अभ्यास वाला ही प्रश्न था, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान है अभी भी, क्योंकि मैंने खुद ही हटाया था इस क्वेश्चन को। और में जो क्वेश्चन था मेसोपोटामिया के धार्मिक, यहाँ पे मेसोपोटामिया वाला मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि इन दोनों में से एक तो पूछेंगे। तो यहाँ पे सामाजिक जीवन था, ठीक है, धार्मिक जीवन था, बस ये इतना सा आपको लिखना था। थोड़ा डिटेल में चाहो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते थे, बट ये काफ़ी था आंसर। अब बोलोगे भाई 5 नंबर में काफ़ी कैसे हो सकता है, भाई 2.5 नंबर के थे और 2.5 नंबर के लिए सफिशिएंट थी। यहाँ पे नाम याद करने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं इतिहास के अंदर। उसके बाद था आपका मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य के अंदर आपको जो है पहले तो जो है यहाँ पे इंग्लैंड के 2 उपनिवेश बताने थे। अब जो मैंने हिस्ट्री के अंदर मैप दे रखा था, मैप वर्क, यहाँ पे ये जो मैप था इसके अंदर मैंने आपको देश बता रखे थे, कौन कौन से देश मैप में आएंगे, श्रीलंका, बर्मा, जर्मनी, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड। अब महत्वपूर्ण स्थान थे ये, ठीक है। अब इनके अंदर जो है इन्होंने पूछा कि हमसे कि इंग्लैंड के 2 उपनिवेश है, उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि कौन से। भाई श्रीलंका भी उपनिवेश था और बर्मा भी उपनिवेश था, दोनों ही उपनिवेश थे, पहले ही 2। एक पता नहीं अब की बार क्या अजीब सीन हुआ भाई, मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि कैसे हो सकती है ये चीज़। देखो एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे मैप मैंने अलग अलग टॉपिक दिखा रखे हैं ना, जैसे सरस्वती के अलग स्थान, भारतीय के हिसाब से कुछ दे सकते हैं या इस तरीके से। यहाँ पे पहले 2 नाम देखो तुम, श्रीलंका और बर्मा, ठीक है, पहले ही 2 नाम आप यहाँ पे भर के पेपर ये मैप भर सकते थे। उसके बाद दूसरा जो मैप था भूगोल का था, भूगोल के अंदर तुम आओगे ना भाई, मतलब कितना कोइंसिडेंस है, मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दैट पॉसिबल। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मस्त चीज़ क्या हो रखी है। यहाँ पे जब हम इसके मैप वर्क में आते हैं भूगोल वाले में, इसमें पहला ही टॉपिक था बांध वाला। बांध में क्या है, सरदार सरोवर बांध, पहला ही बांध है भाई सरदार सरोवर बांध। हीराकुंड और टिहरी बांध थे, हीराकुंड बांध भी इसमें था, हीरा और टिहरी बांध भी था, ये इसमें ये थे भाई। कितने बांध थे, यही जिसने जो पढ़ने लगता है भाई कोई भी क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन पढ़े। अब इनमें से आ गया भाई, कितना अजीब ही कोइंसिडेंस था, मतलब दोनों ही मैप हमारे पहले ही क्वेश्चन में आ गए मैप के। तो भाई मस्त पेपर गया है ओवरऑल। तो यहाँ पे जो पेपर है, अब की बात देखो, जो भी पेपर हुआ हमारा 5 नंबर टोटल जो है लगभग 53 मार्क्स का, 52 मार्क्स के करीब पेपर जो है पीडीएफ में से आया हुआ था, जिसमें एग्जैक्टली क्वेश्चन मैंने मिलवा दिए हैं। बाकी के जो है आपको पता है केस स्टडी थे, असर्शन रीजन थे, मतलब उनको हटा दो तो 66 नंबर का पेपर था। 66 में से भाई 52-53 नंबर का पेपर पीडीएफ में से था, जो एग्जैक्टली मिला है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चंस जिन्होंने वो सारे पढ़े थे भाई, उनके लिए वो बाकी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं थे, आसान हो गए थे, ठीक है। वो आपके स्टडी के ऊपर था, पूरा साल कैसे पढ़ा भाई। 2-4 क्वेश्चन तो हार्ड भी आएंगे ना, एक आध बाहर से भी आएगा, किताबों से बाहर भी आता है एक आध, मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं, जो क्वेश्चन पहले हमने पढ़े नहीं होते उस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं एक आध तो, लेकिन मोस्टली पेपर पीडीएफ से ही था। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नया है कोई, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये वाला पेपर या किसी और पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूंगा, वहां से भी देख सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।